जय हिंद बच्चों, साथियों। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर यूट्यूब चैनल। जो आज का लेक्चर है अपना, वही क्रेश कोर्स को पेपर 1 को कंटिन्यू किया जा रहा है। आज आपका डे 2 है। डे 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया था। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला लेक्चर था, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड, व्हाट इज टीचिंग से रिलेटेड जानकारी दी गई थी। आज जो टॉपिक है कॉमन टॉपिक है, इसको आप यूनिट 1 और यूनिट 10 का दोनों में रख सकते हो। और ये टॉपिक जो है मेरे द्वारा अपना जो है क्या कह सकते हो कि मिक्स करके एक नया तरह से बताने की आपको कोशिश की जा रही है कुछ चीज को, कि एजुकेशन की जो अभी की जो दशा है वो कहाँ है। इससे उम्मीद, मैंने बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा भी है कि 2 अंक की गारंटी है। इससे मोटा मोटी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन होता है तो 2 मार्क्स होगा, 2 क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स हो गया। तो मैंने मिनिमम की बात की है कि 2 अंक मार्क्स जो है आपको इस टॉपिक से जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। और आज कोई मेरे पास एमसीक्यू नहीं है, इसके बाद जो थर्ड लेक्चर लेके आएंगे उसमें एमसीक्यू लेके आएंगे। लेकिन ये सेकंड जो है आज मेरा केवल डिस्कशन क्लास है, और उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा इस आज के लेक्चर में। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो सभी लोग कहते हैं वो हम भी कह रहे हैं आपको। और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से क्या होता है कि ये पता चलता है, फीडबैक, एक तरह से मेरा फीडबैक हमको मिलेगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक खरे उतरे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय आपका जाया नहीं करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। हेडिंग आप देख रहे हैं, डे 2 पेपर 1 यूनिट 1। यूनिट 1 और यूनिट 10 दोनों इसको कंबाइंड करके आप बोल सकते हो। ये यूनिट 1 में भी और यूनिट 10 में भी है। क्रेश कोर्स 45 डेज का अपना लोग को चालू है, स्पेशली जेट एग्जाम के लिए। और ये दूसरा दिन है, आज दूसरा लेक्चर मेरा अपलोड हो रहा है। एग्जाम डेट 29 मार्च संभावित है। अभी 29 मार्च ही है, मे भी हो सकता है कि एग्जाम डेट बढ़ भी सकता है, जैसा सूचना मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है। तो ये चैप्टर यानी आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि 2 मार्क्स की गारंटी है। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 50 में 100 मार्क्स का ये होता है। तो आज का सेशन अगर आप देख लेते हो, सिर्फ डिस्कशन क्लास है। आज आपका एमसीक्यू इसमें कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू इसके बाद वाला क्लास में थर्ड जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें लेके आएंगे, फिर लर्निंग, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो टू द पॉइंट आते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था आपको कि जेट पेपर 1 की लाइव क्लास 5 फरवरी से 9:30 बजे इवनिंग में, रात में आपका स्टार्ट हो रहा है 9:30 PM। ठीक है, ये ऐप है मेरा, कोचिंग का ऐप है ये, बीएमसी का, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर से, और फिर इस ऐप पर ही चैटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। उस ऑप्शन में आप बोल दीजिए कि सर हमें बैच जेट पेपर 1 के क्लास में जुड़ना है, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। अभी उसमें डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं, तुरंत पे नहीं करना। अगर करना है तो उसमें फी मेंशन है। आप जब कोर्स आप परचेज करेंगे तो उसमें फी मेंशन करके आप कर सकते हो, डायरेक्ट कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन जिसको देखना है कि नहीं सर हम कुछ दिन, 2-4 दिन, 5 दिन देखना चाहते क्लास मेरे अनुकूल है कि नहीं है, तो 1 वीक आप उसमें अभी इनरोल होकर फ्री में क्लास डेमो कर सकते हो। 1 वीक के बाद आपको वहाँ जो है आईडी लॉक कर देगी, जो ऐप जो मैनेजमेंट की टीम है वो आपके आईडी को लॉक कर देगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई अभी फिलहाल दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास कर सकते हो। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट पे आते हैं। यही है वेलकम, ये लोगो मिलेगा जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, तो ये लोगो मेरा मिलेगा। उसमें देख लीजिए बीएमसी भागलपुर लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि बीएमसी के नाम से कई चैनल है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होना। ये लोगो देखना तभी आप उसको ठीक करना। बीएमसी के नाम पे मेरा भी 3-4 चैनल है, लेकिन आपको सब चैनल नहीं करना है, आपको केवल बीएमसी वाला चैनल करना। बीएमसी मेरा क्या कहते हैं, बीएससी यूनिवर्सिटी एग्जाम का चैनल है, बीएमसी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम का चैनल है, बीएमसी बेसिक कोर्स का चैनल है, ये आपको बीएमसी मेन चैनल है। तो आप इसी चैनल पे आपको सारा यूट्यूब भी मिल जाएगा, और ये जो है मोबाइल, ये एप्लीकेशन है, ये वाला जो लोगो मिलेगा वो एप्लीकेशन में मिलेगा। जब मोबाइल में या सिस्टम पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे बीएमसी भागलपुर का, तो उसमें ये लोगो देखिएगा, तभी आप करिएगा। और उसके बाद आप उस इनरोल होने के बाद आप मैसेज कीजिएगा, तो हम बैच में आपको ऐड कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पर। आज का मेन टॉपिक है 2026 में भारत की शिक्षा व्यवस्था किस और अग्रसर हो रही है।
ये कि एक किताब का टॉपिक नहीं है, कई किताबों को पढ़ के मैंने अपना ये एक जो है कंक्लूजन निकाला है, ये मेरा अपना भाव है, कुछ थॉट कुछ पॉइंट जो है किताबों से लिया गया, इसलिए आपको फायदा देगा कि लोग रटल रटाए बात पर जो है वो आजकल जो आदी हो गया लोग एक ही चीज को बार बार अति करने का, तो कुछ नयापन भी मिल जाएगा और आपको उससे कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो एक नया पैटर्न देने का, एक नए ढंग से बताने की हमने कोशिश की है कि 2026 में जो अपना लोग का एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन सिस्टम है किस और बढ़ रहा है। यह सवाल शिक्षा, भविष्य नीति, डिजिटल बदलाव और सामाजिक प्रभाव को लेकर उठाया गया। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। ये आपको ऐड है यूजीसी नेट बेट सेट, ये 29 मार्च का, ये लाइव क्लास का एक ऐड था आपका। आइए, भारत की शिक्षा प्रणाली अभी 3 अलग अलग रास्तों पर खड़ी है। अभी जो अपना लोग एजुकेशन सिस्टम है कि 3 अलग अलग जो है बेस पर खड़ा हुआ है। एक न्यू जो मॉडर्न तकनीक आ रही है कि ई स्कूल या ई कॉलेज। आप सुने होंगे हाल फिलहाल में कि बहुत दो चार जो भारत के नामी गामी टीचर हैं उन्होंने ई स्कूल की शुरुआत की है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिससे कि मतलब उनका मार्केटिंग हो, तो मैं नाम लेना नहीं, लेकिन आप जानते होंगे या पेपर के थ्रू जानकारी मिली होगी या यूट्यूब पे दिख रहा होगा कि अभी ई स्कूल की शुरुआत हो गई है। कुछ जो है बड़े बड़े संस्थानों ने शुरू किया है। ई कॉलेज भी चल रही है, कुछ जो है बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान जो है ई कॉलेज भी शुरुआत कर दी है। एक अपने यहाँ पारंपरिक कॉलेज जो ट्रेडिशनल कॉलेज था जो पहले से चल रहा है, जो गवर्नमेंट कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक गुरुकुल मॉडल भी अपने यहाँ बहुत चल रहा है। तो ये 3 पैटर्न पर अपने यहाँ की पढ़ाई चल रही है। ये तीनों का भविष्य और प्रभाव को आज समझना है कि कौन मेरे लिए फायदेमंद है और कौन मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। आज के परिवेश में उसका क्या औचित्य है, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आइए, 2026 में भारत की शिक्षा व्यवस्था, पहले ई स्कूल और ई कॉलेज के बारे में हम लोग जाने कि ई स्कूल या ई कॉलेज या ई लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हायर एजुकेशन में भी आ जाएगा, वो कितना फायदेमंद है हम लोगों के लिए। तो पूरी तरह डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लेक्चर, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल सर्टिफिकेट, बिल्कुल फायदे देखिए। दूर दराज के छात्रों तक पहुंच, अभी हम मान लीजिए अपने घर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पूरा इंडिया में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग देख सकता है। तो ये इसकी फायदा है कि लोग दूर से भी एक अच्छे ब्रांडेड टीचर या जो अच्छे टीचर है उससे जुड़ सकता है ई लर्निंग या ये ई स्कूल, ई कॉलेज या ई लर्निंग के मेथड से। यानी ऑनलाइन लर्निंग अगर हम लोग करते हैं तो कहीं से भी कहीं पढ़ाया जा सकता है, कम खर्च और समय की बचत। ऑफलाइन लर्निंग में क्या होता है, इसी को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर जाना पड़ता है, बहुत मोटी फी जमा करनी पड़ती, इसमें ये चीज नहीं होता है, ये होता है। और दूर दराज तक छात्रों तक पहुंच होती है, कम खर्च, वैश्विक स्तर पर पढ़ाई का अवसर मिलता है। नुकसान देखिए, अभी ये तो ठीक है कि ऑनलाइन लर्निंग का ये फायदा है कि हम घर बैठे पढ़ सकते हैं और अच्छे टीचर, जो भी ब्रांडेड टीचर, उनसे हम चाहे तो क्लास ले सकते हैं, फिर हमको बड़े बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका नुकसान क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट डिवाइस की कमी, हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। गांव समाज में जो शहर में उनको तो आसान है, लेकिन गांव में हर जगह जो है ये इंटरनेट हमेशा अच्छे नहीं अवेलेबल है, तो वो दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है शिक्षा में है, टीचिंग में है, जब आप ऑफलाइन में टीचर से जुड़ते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान या हमने पिछला लेक्चर पे बताया था ना कि टीचर का काम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना या सिलेबस को पढ़ा देना ही नहीं है, उसका बहुत सारा वर्क है। सोशल जो है आपको डेवलप करना है, मॉरल डेवलप करना है। तो मतलब बच्चों का या छात्रों का हर एक पहलू का डेवलपमेंट टीचर से जुड़ा हुआ रहता है। हर एक चीज छात्र जो है, बच्चे जो है टीचर को देख के फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सामाजिक जुड़ाव का अभाव। इसका आप अभी आपको ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता होगा कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर है, लेकिन उसकी मॉरल वैल्यू कमी मिलती है, उसका मॉरल वैल्यू, सामाजिक सोशल वैल्यू जीरो मिलती है। क्यों? अभी अभी हाल में एक कल का ही न्यूज है कि मध्य प्रदेश में जो किसी जो मध्य प्रदेश की एक घटना है जहाँ की जिनके बेटे, एक ही बेटा था जो अमेरिका में कोई बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे, उनकी माँ जो है डेथ कर गई है और 7 दिन तक वो उसका लाश पड़ा हुआ रहा, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई नहीं थी। बहुत पैसा है, लेकिन जो है जो कह सकते हो मॉरल वैल्यू या सोशल वैल्यू उसका जीरो हो जाता था। ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि ये
जो तकनीक वाली शिक्षा है, ये सामाजिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं, जहाँ तक समाज से अलगाव उत्पन्न कर रही है, परिवार से अलगाव उत्पन्न कर रही है, क्योंकि उसको बच्चे का ग्रुप में रह के पढ़ने से एक दूसरे का इम्पैक्ट पड़ता था, वो चीज़ उससे दूर होते जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव पक्ष है, बहुत बड़ा नेगेटिव पक्ष है। शिक्षा का बाजारीकरण सर्टिफिकेट केंद्र, हाँ जी हाँ, इसमें क्या होगा कि ऐसे भी अभी शिक्षा का बाजारीकरण लगभग हो ही गया, आप देखो तो सब जगह ये उसी टाइप से है। तो ये और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था शिक्षा का जो बेस, वो भी खत्म होने की कगार पर है अगर ये इस तरह से होता है। तो भेड़िया धसान जो है, ऑनलाइन का जो है कोर्स बिकेगा, ऑनलाइन लोग पोर्टल पे आएंगे, बच्चे खास करके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या नीचे क्लास के बच्चे भी उस पर आएंगे, और फिर इससे पढ़े कि उससे पढ़े, मतलब उनको जो है और एक से एक, मतलब वो जो ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगा कोचिंग वालों का भी, अभी भी होता है, ऑफलाइन में भी होता था, लेकिन ऑनलाइन में बढ़ चढ़ के लोग ऑफर देंगे, ये देंगे, तो उससे क्या होगा कि मूलभूत शिक्षा का से हम लोग दूर चले जाएंगे और सिर्फ हाई फाई और टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा तक ही लिमिट रहेंगे। जिस और एक चीज है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा का इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पारंपरिक कॉलेज और स्कूल। पहले जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जो आप भी पढ़े होंगे, जो स्कूल कॉलेज में हम लोग भी पढ़ते थे, उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? कक्षा, शिक्षक, छात्र संवाद, सामाजिक वातावरण, परीक्षा और डिग्री, ये होता था पारंपरिक स्कूल कॉलेज में। आज भी हो रहा है, अभी तो सब जगह ई स्कूल या ई कॉलेज नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड में हुआ। वो जो है मॉडर्न एजुकेशन, जो स्कूल ई कॉलेज वाला, अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, और ये अभी हमारे यहाँ बहुत जो है सब जगह अभी चल रही है। तो इसके क्या फायदे थे? इसमें सामाजिक कौशल, दोस्ती, टीम वर्क का प्रयास था। ग्रुप में हम लोग पढ़ते थे तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था, एक दूसरे के से सीखने का मौका मिलता था, ग्रुप वर्क कैसे किया जाता ये चीज सीखने को मिलता था, टीचर से डायरेक्ट जुड़ जाते थे, शिक्षक से सीधा मार्गदर्शन मिलता था, सांस्कृतिक संबंध, हाँ कई कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते। ऑनलाइन क्या आप कल्चरल प्रोग्राम पार्टिसिपेट करेंगे, खुद अकेले रहेंगे। और ग्रुप परफॉर्मेंस में क्या होता कि हमको लगता था नहीं ये हमसे बेहतर कर रहा है, तो हम भी और मेहनत करके बेहतर करें। तो बहुत ज़्यादा इसकी फायदा है। नुकसान इसमें क्या था कि ऑफलाइन एजुकेशन में कि जो सरकारी कॉलेज की तो फीस कम है, लेकिन उसमें उस तरह का एजुकेशन या उस टाइप से उसको मॉड्यूल नहीं किया गया, मॉडिफाई नहीं किया गया। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान उस लाइन में, उसकी फीस महंगी है, प्राइवेट स्कूल सबकी फीस देखो हो, और समान अवसर है, वो जो है अप्रोच वाले या जो टैलेंटेड लोग उन्हीं को जगह मिलती है, गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग को जगह कम मिलती है। कई बार रटने पर, ये रटनतम टेक्निक है, रटने पर आधारित टेक्निक हो गया है। इंग्लिश स्कूल की हाल देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, बच्चे को तोता की तरह रटाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का सारा डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रामीण और शहरी शिक्षा में बड़ा अंतर गैप देखने को मिलता है। शहर के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, गांव के बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, क्योंकि उनको उस तरह का, क्योंकि उतना पैसा नहीं है, उतनी महंगी फीस नहीं कि वो शहर अफोर्ड कर सके, इसलिए वो पिछड़ रहे हैं। अब है हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है और जो मूल आधारित शिक्षा था। गुरु शिष्य परंपरा, मूल आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। फायदे, चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा। देखो आज भी बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलता होगा कि शिक्षक के जो है कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कि शिक्षक का चरित्र गिरते जा रहा है। तो उसके पीछे यही चीज है, गुरुकुल शिक्षण सिस्टम जो है हमारा, जो अभी जो फेल्योर कर गया या नहीं चल रहा है सभी जगह, तो उसके वजह से भी मॉरल एजुकेशन सभी का जीरो होते जा रहा है। अभी मॉरल वैल्यू वाले टीचर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में गुरुकुल सिस्टम ही, मेरा तो अपना मानना है, जो मैंने आगे कंक्लूजन निकाला है कि गुरुकुल सिस्टम को ही हम अगर मॉडिफाई कर दे, उसी में ई लर्निंग और ई जो है का मेथड अप्लाई कर दे, तो वो सबसे बेस्ट सिस्टम था कि उसमें बच्चे टीचर से डायरेक्ट जुड़ते थे, वैल्यू मूल्य आधारित शिक्षा था, हर एक तरह का दृष्टिकोण था उसमें था, आध्यात्मिक भी था, सारा चीज उसमें सिखाया जाता था, और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी उसी में मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है इंडिया के हिसाब से देखो तो। लेकिन चूंकि हम लोग को जो है वर्ल्ड के हिसाब से चलते हैं, अमेरिका का नकल करने या वेस्टर्न कल्चर के नकल करने के चक्कर में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अभी है कुछ क्या कह सकते हो, ई लर्निंग या ई टीचिंग या ई स्कूल ई कॉलेज पर बेस्ड होने जा रही है, जो कि आगे जाके शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।
प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा, ये तो गुरुकुल शिक्षा तो बिल्कुल बेहतर था कि प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति से भी लोग लगाते, प्रकृति का भी संपर्क बच्चा। आज प्रकृति से दूर हम बड़े बड़े शहर में पॉल्यूशन में जाके पढ़ रहे हैं, और उससे शारीरिक शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ेंगे क्या, मानसिक विकृति आ रही है। तो इस सब का मेन वजह यही है। अगर आपके समाज में नए युवा, या जो आप देखते हो कि नई नई घटनाएं हो रही है, रेप की या तरह तरह की घटनाएं, तो ये क्या है, मानसिक रूप, मेंटल जो है डिसऑर्डर हो रहे हैं लोग। क्यों हो रहे हैं? तो उसके पीछे वही कारण है कि बड़े बड़े शहर में पॉलिटिक्स, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बच्चे पर गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो गलत डायरेक्शन में मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विषयों में कमी, हाँ इसमें यह था कि टेक्नोलॉजी में नहीं था यहाँ, सीमित पहुंच और संसाधन का अभाव था। गुरुकुल सिस्टम में क्या, गांव देहात में है, सुदूर दूर है, वहाँ बहुत सारा चीज का जो है अवेलेबल नहीं हो पाता। आज के रोजगार बाजार से सीधा तालमेल नहीं, ये भी बात सही है। तो अगर गुरुकुल सिस्टम को आज के रोजगार बाजार से रिलेटेड कोर्स कराया जाए, और अब उसको संसाधन, आज के दौर में तो बहुत ज्यादा संसाधन हर जगह पहुंचा जा सकता है, अब इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो वहां ही सारा चीज अवेलेबल करा दिया जाए, तो वो पैटर्न यानी गुरुकुल मॉडल प्लस ई मॉडल, दोनों को अगर कंपेरिजन कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से अपने देश के लिए ये शिक्षा पैटर्न प्रणाली बहुत बेस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ये आपकी जो मैंने कहा था कि एक या दो क्वेश्चन इससे उठेगा, तो यहीं से अब क्वेश्चन शुरू होने वाली है। भारत की शिक्षा प्रणाली हाइब्रिड मॉडल की ओर बढ़ रही है। अभी पूछेगा कि वर्तमान शिक्षा जो हमारा किस मॉडल पे, प्राचीन शिक्षा तो गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है, परंपरागत शिक्षा तो हम लोग कर ही रहे हैं। अभी का जो मॉडर्न टेक्निक है वो किस पर है, तो हाइब्रिड मॉडल। ये हाइब्रिड का मॉडल पे हम लोग काम किया जा रहा है, जहाँ ई स्कूल, ई कॉलेज तकनीकी सुविधा देंगे, पारंपरिक लोग सामाजिक जुड़ाव बने रहेंगे, और गुरुकुल मूल और नैतिकता भी सिखाया जाएगा। यानी मिक्स कल्चर, जो मैंने आपको कहा ना कि दोनों तरह की बात हो, ऐसा एजुकेशन बनाया जाए, तो यही है हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अगर इस मॉडल में अगर संतुलन नहीं बनाया गया, तो शिक्षा सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट तक सीमित हो जाएगी। यानी अगर मतलब वो बोले ना कि बैलेंस नहीं होगा, मतलब बच्चे फिजिकली टीचर से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ ई लर्निंग पर डिपेंड हो जाएंगे, तो ये चीज क्या होगी, ये जो है मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी बच्चे की खत्म हो जाएगी, और वो जो है बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। जब सामाजिक मूल्य ही खत्म जाएगा, तो हमारा जो है गलत डायरेक्शन में हम लोग मूव कर जाएंगे, कंट्री मेरा जो है गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए आज ये मॉडल में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक नई तरह से इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, हाइब्रिड मॉडल का, जो अपने यहाँ अभी चलने वाली है या अभी बहुत हद तक शुरू हो गई है। भारत की शिक्षा प्रणाली आज गहरे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां एक और तकनीक विकास, नई नीतियां और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, वहीं दूसरी ओर असमानता, बाजारीकरण और मूल्यहीनता की चुनौती भी। आइए विस्तार से समझते हैं भारत शिक्षा कहां जा रही है। वर्तमान संकट में बाजारीकरण और निजीकरण, शिक्षा अब सेवा नहीं उत्पाद बनती जा रही है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बैड फैक्टर कह सकते हो आप इंडिया के लिए, या अपने स्टेट बिहार के लिए, या झारखंड के लिए, जो भी स्टेट है उसके लिए बहुत बड़ा बैड फैक्टर है कि अब शिक्षा सेवा नहीं है, उत्पाद बन जाती है। यानी कंपनी, बहुत बड़े बड़े दिल्ली सबके जो कोचिंग संस्थान, उन्होंने क्या कहा कि मैंने ट्रस्ट खोला, कंपनी खोला हुआ, मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो जब आप एजुकेशन को कंपनी में मर्ज कर दोगे, तो उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। अब निजी विश्वविद्यालय, कोचिंग, ये जो भी कंपनी है या जो भी संस्थान है, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट करती है, तो निश्चित रूप से वो अपना लाभ खोजेगी, और लाभ खोजने के चक्कर में वो मूल्य वर्ग जो है से दूर भागेगी, बच्चे की डेवलपमेंट से दूर भागे, वो सिर्फ अपने फायदा के लिए तरह तरह का नए नए हथकंडा अपनाएंगे, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। गरीब और ग्रामीण छात्र की उच्च शिक्षा अधिक दूर होते जा रही है, बिल्कुल सही बात है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2000, इस पर हम एक अलग से क्लास भी लेंगे एनईपी 2022 पर। अभी सिर्फ उसका कुछ बेसिक जो फंडामेंटल चीज है वो हम लोग इसमें ऐड किए हैं। जो मेरी मेन है कि 2026 में भारत की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, उसमें एनईपी 2020 का कुछ जो है कंसेप्ट को लिया गया है। लेकिन इसका एनईपी पर हम लोग, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन देगा, एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन आपको बनेगा, तो इस पर हम अलग से भी एक क्लास लेंगे, जिस पर कि हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे।
करेंगे। बहुविषयक पाठ्यक्रम, कौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई, सकारात्मक पहलू। एनईपी में क्या कहा कि आप मतलब अपना मदर लैंग्वेज में आपकी एजुकेशन पॉलिसी होगा, कोई जरूरी नहीं कि आपके ऊपर लैंग्वेज थोपा जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अस्पष्ट कार्यान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी और राज्य स्तर पर विरोध भी सामने आए हैं। एनईपी में जहाँ कुछ ये अच्छी चीज है कि हम अपना मदर लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब कई तरह का मल्टी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सब चीज अच्छी चीज है, लेकिन इसको मूल रूप से कार्यान्वयन है, मतलब फंक्शनलिंग जो हम लोग है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसमें क्या है कि जो जो चीज चाहिए, अब जैसे हम एनईपी 2020 हम तो लागू कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे शिक्षक चाहिए, जो प्रशिक्षित शिक्षक है, वो नहीं हमारे पास है। और कई तरह की उसमें जो है सिलेबस में भी डिवेरिड देखी गई है। तो ये चीज परेशानी आ रही है। अगर उसको सुचारू ढंग से जब तक लागू नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। डिजिटलीकरण का दबाव, ई स्कूल, ई कॉलेज, ऑनलाइन डिग्री, वर्चुअल क्लासरूम, ये सुविधा है लेकिन समाधान नहीं है। डिजिटल शिक्षा से सामाजिक जुड़ाव, नैतिकता और संवाद कमजोर हो रहे हैं। ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड के कारण शिक्षा असमान हो गया। बिल्कुल सही बात है, आप जानते भी हैं ये चीज कि डिजिटल शिक्षा से सामाजिक जुड़ाव, नैतिक और संवाद कमजोर हो रहे हैं। जब हम जो फिजिकली सीख सकते वो डिजिटली नहीं सीख सकते। डिजिटली सिर्फ जो हम लोग फिजिकली सीखते हैं उसको इम्प्रूव, उसको और आगे ले जाएगा। लेकिन जब हम फिजिकली ये नहीं सीखेंगे तो डिजिटली हम कितनों सीख ले, हम बहुत बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए दोनों का तालमेल होना चाहिए। पहले हम फिजिकली परिपक्व हो जाए तब डिजिटली का उपयोग करें। अभी 2-4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा को सिस्टम पे बैठा दिया जाता है और सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, उस बच्चे के मानसिक कितना डेवलप होगा और उसके शारीरिक कितना उसका नुकसान होगा उस बच्चे को, तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बाजारीकरण के फेर में इस तरह की सीन आ रही है। पहले उसको जो है फिजिकली उसको परिपक्व किया जाए, उसके बाद ही डिजिटल की तरफ उसको मुख किया जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। वही ना बोले कि रूल तो बन गया है लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी अपने यहाँ दिखने को मिल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में आज के डिजिटल युग में पारंपरिक शिक्षा पद्धति में क्रांति लाने के साथ साथ अनेक नया आयाम विकसित किया है। डिजिटल ये एक शोध है डिजिटल से रिलेटेड। प्रस्तुत शोध पत्र में डिजिटल युग में गुरुकुल शिक्षा का पुनर्जीवन का विषय का विश्लेषण किया, जिसमें शिक्षा में आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ साथ भारतीय प्राचीन गुरुकुल पद्धति आधारित को एक साथ समावेशित करके शिक्षा के नवीन एवं अनुठित स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जिस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन तो वो अपने मूल पारंपरिक संस्कृति बिना अपनी पहचान खो देता। बिल्कुल सही बात है। आप कितनों मॉडर्न हो जाओ, लेकिन अगर आपका मूल जो है जिसमें शिक्षा अपने विचारों से चाहे कितने भी आधुनिक है, किंतु वो अपने मूल परंपरा और संस्कृति के बिना अपनी पहचान को, आपकी अपनी जो मूल है परंपरा है और संस्कृति है, अगर इसको आप खो रहे हो तो आपकी शिक्षा व्यर्थ चली जाएगी। उस प्रकार शिक्षा के समग्र विकास के लिए संपूर्ण तस्वीर तभी बनाया जाए जब शिक्षा डिजिटाइजेशन प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्राचीन शिक्षा गुरुकुल शिक्षा में का समायोजन। हमने पहले ही बोला था आपको कि गुरुकुल शिक्षा सिस्टम मेरा बहुत बेस्ट सिस्टम था, लेकिन आज के परिवेश में वो गड़बड़ है। आज के परिवेश में वो 100% सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए यही है कि उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, तभी जाके हमारा दोनों चीज डेवलप होगा। उसी प्रकार शिक्षा के समय महत्वपूर्ण संपूर्ण तस्वीर तभी बनाया जाए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल आधारित शिक्षा का समायोजन। यह अध्ययन भारतीय शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल कक्षा, कृत्रिम बुद्धि जैसी तकनीकों के साथ जोड़कर एक समावेशी, लचीला, मूल आधारित शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने को का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी डिजिटल शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया। आगे एक क्वेश्चन कि एनईपी में डिजिटल शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा को में क्या डिफरेंसेस है, क्या रोल है। एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति था पुरानी परंपरा, इसका क्या रोल है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, बराबर महत्व दिया गया। यह नीति शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शिक्षा को अधिक लाभ, समावेशी और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। यह जो एनईपी 2020 में कहा गया कि हम डिजिटल का हम लोग यूज करके और अपने एजुकेशन पॉलिसी को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसी के साथ एनईपी 2020 में भारत ज्ञान परंपरा और विशेष बल देने का, आधुनिक भारतीय संस्कृति के मूल और परंपरा को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया गया। अध्ययन का मुख्य ध्येय भारतीय संस्कृति मूल और बौद्धिक संपदा के डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से संरक्षित करते छात्रों का समग्र विकास करना है। यानी व्यू अच्छा है कि हम लोग डिजिटल का भी उपयोग करके और मूल वर्धित जो हमारा शिक्षा उसका भी इस्तेमाल करके दोनों को इक्वल बैलेंस, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है,
प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये एक रिसर्च का था, किया हुआ जो है शोध पर था, जिसको मैंने आपके बीच रखा था। ये मेरा नहीं है, कहीं से मैंने इसकी जो है नेट से ही मैंने भी लिया है इसको शोध, जिसमें ये बताया गया था शोध करके। इसमें उसका सिर्फ हम आपको एक पैराग्राफ लेके आपको ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए कि अगर दोनों में बैलेंस होगा तभी हम सक्सेस कर सकते हैं, जो कि अभी इम्बैलेंस है, अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। भारत में ई स्कूल ई कॉलेज मॉडल शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल सकते, बिल्कुल, लेकिन यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकती है, खतरनाक भी। अगर इसे बिना तैयारी और संतुलन के लागू किया तो डिजिटल शिक्षा की बढ़ती पहुंच साथ पारंपरिक शिक्षा संरचना मूल सामाजिक प्रभाव गहरा असर पड़ सकता है। यानी ये ई स्कूल ई कॉलेज मॉडल यानी ई लर्निंग जो मेथड है, इसमें बैलेंस यदि नहीं रहा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमको देखने को मिल सकता है। ई स्कूल ई कॉलेज का मतलब पूरी तरफ से ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करना, बिना पारंपरिक स्कूल कॉलेज में शारीरिक रूप से उपस्थिति। इसमें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट। पूछता है लोग कि ई स्कूल ई कॉलेज या ई लर्निंग से में क्या होता है, तो बिना पारंपरिक स्कूल या कॉलेज में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए पढ़ाई करना। इसमें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल वर्चुअल क्लासरूम, इस टाइप का क्लास होता है। ई लर्निंग के थ्रू हम लोग ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं बिना क्लास में उपस्थित हुए। ग्रामीण ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नीति और सुधार, एनईपी 2020 डिजिटल को बढ़ावा दे, लेकिन साथ ही मूल आधार से बहुविषयक पाठ्यक्रम, ये भी हो चुका है हम लोग का। हाँ, ये बहुत बड़ा सुझाव। ई कॉलेज को मान्यता और गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में जो भी ई स्कूल या ई कॉलेज खुल रहे हैं प्राइवेट, उसको सरकार का नियंत्रण उस पर बहुत जरूरी है, और समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तभी जाके वो जो है सही ढंग से जो है समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के डिजिटल एक्सेस ट्रेनिंग सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा में समाज मूल सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए। हाइब्रिड ने जो बोला था कि दोनों तरह का को बैलेंस करके आप चलिए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सोचने वाला विद्यार्थी बना, पारंपरिक शिक्षा में रटने पर जोर दिया, लेकिन दृष्टि स्कूल मूल आधारित शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता, सामाजिकता, जिम्मेवारी और जीवन के मूल्य में भी शामिल किए गए हैं। तर्क और आत्मविश्वास का विकास, बच्चों में तर्क संगत सोच और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। समझ पर जोर, विषयों की गहराई से समझने पर ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी लॉन्ग टर्म रिटेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके। मजबूत स्कूल शिक्षा और मजबूत भविष्य, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को समाज के लिए तैयार करना, शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान देना। रचनात्मक लक्ष्य, बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव की ओर, इसका फोकस स्कूल स्तर यानी बच्चों की शुरुआती उम्र से ही सही दिशा देना। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदलने का दावा नहीं बल्कि इसे ई स्कूल मॉडल एक शिक्षा सुधार पहल है जो बच्चों केवल परीक्षा मशीन नहीं बल्कि सोचने और मूल्यवान आत्मविश्वास इंसान बनाने की कोशिश कर रहे। जो ई स्कूल की डिमेरिट है, व्यक्तिगत ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षार्थियों के फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और मार्गदर्शन, डिजिटल गंभीरता, ये मॉडल पूरी तरह इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिन क्षेत्रों में नेटवर्क के डिवाइस वो यहाँ शिक्षा प्रभावी नहीं हो पाता है। अनुशासन, ध्यान की समझ, घर से पढ़ाई करने वाले बच्चों में अनुशासन फोकस बनाए रखना कठिन होता है। ये ई लर्निंग का देखिए डिमेरिट से बुरा है। कई बार वे पढ़ाई से भटक जाते हैं, समान अवसर की कमी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधाएं नहीं होती, जिसमें शिक्षा की असमानता दर बढ़ सकती है। प्रैक्टिकल अनुभव की कमी, विज्ञान प्रयोग, खेलकूद, कला गतिविधि जैसी हैंड्स ऑन लर्निंग ऑनलाइन माध्यम से पूरी तरह संभव नहीं है। सामाजिक कौशल का अभाव, स्कूल में बच्चों को होमवर्क, टीम वर्क, दोस्ती, सामाजिक व्यवहार सीखने का मौका मिलता है, ई स्कूल में यह अनुभव सीमित हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, लंबे समय तक स्कूल में पढ़ाई करने से आंख की समस्या, मानसिक थकान, शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को ऑनलाइन क्लास करने से माइग्रेन, माथा दर्द और आंख की समस्याएं, शारीरिक निष्क्रियता जैसी जो है कमी को, शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती देखी गई है। बहुत सारे बच्चे में भी देखने को मिलेगा आपको, अगर एनालाइज करेंगे तो जो लोग ऑनलाइन से जुड़े बच्चे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं, उनमें ये सब चीज आपको देखने को मिल रहा है।
ई कॉलेज जो है लक्ष्य युवाओं को शिक्षा, करियर ओरिएंटेड ज्ञान, फोकस, प्रोफेशनल कोर्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, लाभ, रोजगार, करियर की सीधा तेरे, स्पेशलाइजेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़े पैमाने में युवाओं तक पहुंच सीमा। अगर स्कूल स्तर तक नींव नहीं है तो कॉलेज शिक्षा का असर कम हो, केवल करियर पर केंद्रित होने से मूल आधारित शिक्षा का हिस्सा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सिर्फ आप करियर पे फोकस करो तो मूल्य आप देखते होगे ना, बड़े बड़े आईएएस है भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी मूल्य खत्म हो रही है, क्योंकि वो उसने सिर्फ पढ़ाई की थी कि हमको आईएएस बनना है, सोशल वैल्यू उनकी जीरो हो गई। उन्होंने कभी समाज से जुड़ा नहीं। जो फैमिलियर है, फैमिली से बच्चे से ही दूर रहे, फैमिली भी से भी उनका तालमेल अच्छा नहीं रहा, बल्कि हाई क्वालिफाइड है, हाई डिग्री मिला हुआ, लेकिन वो भी गलत, उनकी मॉरल वैल्यू जो है खत्म होती जा रही है। तो ये चीज इसमें देखने को मिला कि करियर ओरिएंटेड एजुकेशन में बच्चे करियर तो पा लेंगे लेकिन उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उनमें कई तरह की डिमेरिट देखने को मिलेगा आपको। निष्कर्ष, ये स्कूल बच्चों की बुनियादी सोच और मूल मजबूत करता है। ई कॉलेज युवाओं करियर रोजगार के लिए तैयार करता है। अगर ई स्कूल ई कॉलेज दोनों मॉडल एक साथ हो तो शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतर, क्योंकि मजबूत नींव, करियर की तैयारी, संपूर्ण शिक्षा। अगर बात बहुत गंभीर सोचने योग्य, क्या आपने अपने अनुसंधान में हमने अपने अनुसंधान निष्कर्ष निकाला कि तकनीक द्वारा दी जाने शिक्षा का असर सिर्फ 20% तक आता है और स्कूली बच्चे में ये और भी 5% है। साथ ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। हाँ, तकनीकी शिक्षा के संभावित और नकारात्मक प्रभाव क्या है कि ध्यान भटकना, बच्चे मोबाइल कंप्यूटर पर आसानी से गेम, सोशल अन्य चीजों में उलझ जाते हैं। सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या, गहराई की कमी। तकनीकी शिक्षा स्तर में सतही ज्ञान देती है, ज्ञान, समझ और नैतिक मूल्य शिक्षा कमजोर पर। सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, अगर शिक्षा केवल ऑनलाइन तक सीमित हो जाए समाज में शिक्षा और संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेंगे। आपने से सिर्फ तकनीक पर शिक्षा देने को सामाजिक शिक्षा की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि जो मैंने पहला लेक्चर में भी बताया था, आपको याद होगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक जुड़ाव भी है। अगर शिक्षण संस्थान केवल तकनीकी शिक्षा बने तो उनकी साख, सोशल स्टेटस कमजोर हो जाएगी, यानी शिक्षक का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर तकनीकी शिक्षा पर पूरा वेस्ट हो जाएगा मेरा एजुकेशन तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जो आज शिक्षक सम्मानित पद था हमारे समाज में, वो बिल्कुल उसकी ऐसे भी वैल्यू गिरती जा रही है। अभी भी आप देखोगे कि उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन और ज्यादा खत्म हो जाएगा। ये पद ही मतलब जो है कह सकते हो गौण हो जाएगा। हालांकि तकनीक पूरी तरह से, हाँ तकनीक मेरा भी यही मानना है कि तकनीक बिल्कुल निगेटिव नहीं है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके करना, तकनीक का मतलब दुरुपयोग नहीं करना है। तो अभी दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उपयोग कम हो रहा है। इसलिए ये आधुनिक शिक्षा में ये जो है ये इस ई स्कूल कॉलेज ई लर्निंग जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान ही दे रहा है, फायदा कम और नुकसान ज्यादा दे रहा है। अगर इसका सही से इस्तेमाल ना हो तो यही असली समाधान है कि हाइब्रिड, जहां तकनीक सहायक लेकिन मुख्य भूमिका शिक्षा और वास्तविक, मतलब जितना जरूरत है तकनीक का उतना ही तकनीक सिखाया जाए, लेकिन मुख्य भूमिका में शिक्षक और कक्षा रहे। वास्तविक कक्षा को खत्म ना कर दिया जाए। घर बैठे एजुकेशन जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए वास्तविक कक्षा तक तो बच्चों को जाना ही चाहिए। वहीं वहीं उन्हीं टीचर द्वारा ये तकनीक भी सिखाया जाए और टीचर को दक्ष किया जाए, जिससे कि बच्चे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। हाइब्रिड मॉडल का ये मॉडल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों को जोड़ता है। पूछेगा आपको, ये मेरा मेन जो था 2-3 क्वेश्चन इसमें से उठने के लिए। एक तो हाइब्रिड मॉडल की चर्चा करना है। तो हाइब्रिड मॉडल क्या है? ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को इक्वलिटी का बोध कराता है। NP 2020 में भी यही कहा गया है। इसमें बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और साथ साथ ऑनलाइन भी जो टेक्नोलॉजी वाला चीज है, जो जहाँ टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है तो वो भी सिखाया जाएगा। तो ये चीज हाइब्रिड मॉडल, इसका उद्देश्य बच्चों का सोशल इंटरेक्शन के साथ टेक्नोलॉजी है, यानी बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे में मूल्यों का विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी का विकास है। लेकिन उल्टा हो रहा है हमारे पास। लचीलापन, विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन सामग्री देख सकते हैं और कक्षा में शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल का फ्लेक्सिबिलिटी है।
ऑफलाइन से अनुशासन सामाजिक जुड़ाव मिलता है और ऑनलाइन से सुविधा संसाधन और तकनीक ज्ञान में व्यक्तिगत सीखने का अवसर। हर छात्र अपनी गति से ऑनलाइन सामग्री दोबारा देख सकता है। शिक्षक की भूमिका मजबूत, शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शन। जिस देखिए ये ई लर्निंग वाले में जो है ना, ये दोनों जो हाइब्रिड करता है, तो इसमें शिक्षक का रोल ऐसा नहीं कि गौन है, शिक्षक का रोल बहुत अहम और हो गया है। शिक्षक को और ज्यादा मतलब पूरा जो ट्रेडिशनल ट्रेड था टीचर के लिए वो खत्म हो गया। अब शिक्षक को भी अपडेट होते रहना पड़ेगा आजकल के युग में। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें शिक्षक को समय समय पर अपडेट होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी शिक्षक को भी सीखना पड़ेगा, तभी वो बच्चे को सिखा सकेंगे। इसलिए शिक्षक को इससे गौन कर हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरक बनेंगे, मोटिवेटर का काम करेंगे शिक्षक। तो अभी होता है कि ऑनलाइन आज के आधुनिक शिक्षा में शिक्षक का क्या रोल है? तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षक का रोल मोटिवेटर का है। मेन रूप से शिक्षक का रोल क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट को डिलीवर करने वाला नहीं रहेगा, वो मोटिवेटर का ज्यादा काम करेगा। हाँ, इसमें एक चीज वही है, स्क्रीन टाइम और वास्तविक दोनों का सुंदर। यानी अब बच्चे जो लोग भी मतलब ऑनलाइन में या टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा उसका खपत हो रहा है, जिससे कि उसको शारीरिक दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोगों को एक टाइमिंग, मतलब एक बैलेंस टाइमिंग, 2 घंटा हम ऑनलाइन यानी ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी द्वारा हम एजुकेशन ले लिए, फिर ऑफलाइन लिए, फिर मतलब उसका एक रूटीन बद्ध होना चाहिए, तभी जाके उसको फायदा मिलेगा। हाँ, ये ऑनलाइन का फायदा कि बच्चे को टीम वर्क और सामाजिक कौशल भी मिलता है। प्रैक्टिकल और लैब कला ऑफलाइन में मिलता है। दोनों मतलब दोनों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ के करेंगे तो ये दोनों फायदा होगा। डिजिटल संसाधन भी हमारे पास रहेंगे और ग्रुप में भी हम पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये लागू करने में क्या दिक्कत है कि तकनीक इंटरनेट डिवाइस हर जगह उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की दोहरी तैयारी करनी पड़ती है इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से। यानी पहले तो सिर्फ था ऑफलाइन में इतना माथा पेची था कि अवेलेबल नहीं था, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था करनी है। तो ये थोड़ा सा सरकार के लिए बहुत बड़ा परेशानी की घर बनते जा रहा है। लेकिन अगर सही प्रयास किया जाए सही दिशा में तो ये इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा और बच्चे, हमारे यहाँ के भी बच्चे विश्व स्तर पर लड़ने की क्षमता रखेंगे। बच्चे में अनुशासन और ध्यान बनाए रखना कठिन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि जो ऑफलाइन में जिस तरह से अनुशासन को फॉलो कराया जाता है, ऑनलाइन में क्या आप अनुशासन बनाएंगे? आप ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या करें, आप तो देख नहीं रहे, सीन नहीं कर पा रहे हो। या बच्चे फिर जो बोले ना कि स्क्रीन टाइम जो है ऑनलाइन के नाम पे भर भर दिन कंप्यूटर या सिस्टम से जुड़े हुए रहते बैठे रहेंगे, तो उनके भी बैड इफेक्ट है। इसलिए उसमें बैलेंस बहुत जरूरी है और बैलेंस पर कमांड करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। लास्ट में कंक्लूजन, हाइब्रिड मॉडल शिक्षा का भविष्य ये बच्चों को सोचने समझने और सामाजिक जुड़ाव तकनीकी सुविधा सब कुछ एक साथ देता है। तो अभी तक का जो डिस्कशन का पॉइंट था मेरा मेन रूप से कि हाइब्रिड मॉडल शिक्षा का मेन आगे का भविष्य है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की बात कही गई है। इसने ये नहीं कहा कि खाली आप ऑनलाइन ही एजुकेशन पे डिपेंड हो, घर बैठे ही पढ़ो। इन्होंने कहा कि नहीं, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ो। नहीं, तो इसलिए ये आज के दौर में जरूरी है, लेकिन इसका सही से जो है बैलेंस करके ये इसका मॉडल जो है लागू किया जाए, तभी इसका फायदा देखने को मिल सकता है। इसका दुरुपयोग होने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो आज मैंने ये एक डिस्कशन किया कि आधुनिक शिक्षा में भारत की शिक्षा 2026 में किस दिशा में जा रही है, जिसमें आपको 3-4 बात देखने को मिला कि एनईपी 2020 में हमारी क्या स्थिति थी, वो क्या कहता है और कहता क्या है और धरातल पे क्या होता है, ये दोनों को देखने को मिलेगा। अभी बाजारीकरण जो है, शिक्षा को कंपनी बना दिया गया है, तो वो शिक्षा को शिक्षा क्या था, सेवा की चीज था। शिक्षादान महादान कहा गया था अपने धर्मशास्त्र में, लेकिन उसको अब जो क्या गया है, बिजनेस से जोड़ के देखा जा रहा है, तो जो हमारे लिए हितकर नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे मॉडल से जहां तक हम मेरा मानना है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी के साथ आएगा। बस एक डिस्कशन हमको आपको करना था और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक था ये, तो इसलिए मैंने आपको आज का टॉपिक एक नया लिख से हट के जो है दिया। और इसमें मैंने अपनी बहुत जगह राय रखी है, बहुत जगह कुछ रिसर्च पेपर का से कोट किया है, रिसर्च पेपर को कोट किया है, और कुछ पॉइंट जो है
एनईपी से लिया, यानी कई तरह का मिक्स करके मैंने आपको ये लेक्चर डिलीवर्ड किया है। अब इस पर एमसीक्यू आगे जो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी तक हम लोग पढ़े थे इस पर हम लोग 50 या 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो अगला लेक्चर मेरा एमसीक्यू से रिलेटेड है। उसके बाद लर्निंग जो जो मेरा टॉपिक था उस पर आएंगे और फिर आगे धीरे धीरे यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। 45 डेज का ये मेरा पूरा क्लास है और 45 डेज में हमको 10 यूनिट पर काम करना है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। बीच बीच में कभी कभी लगता होगा कि फास्ट हो गया तो जरूर बोलिएगा, तो फिर हम स्लो कर देंगे। लेकिन जहाँ हमको लगता है कि एक ही तरह की बात बार बार है तो वहाँ हमने फास्ट कर दिया है। तो अब धीरे धीरे समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है किस तरह का सिस्टम है। एक था कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत पहले जो हमारे यहाँ चलती थी प्राचीन भारत में। आज के दौर में जो हमारा शिक्षा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, वो जो है वो गुरुकुल शिक्षा नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ शिक्षा है वो क्या है, अंग्रेज द्वारा जो मॉडल था उसी को फॉलो किया जा रहा था। और अभी जो जो शिक्षा व्यवस्था जो है इस ई लर्निंग की तरफ जो बढ़ रही है, तो वो भी आपने देखा। और तीनों में क्या डिमेरिट मेरिट है ये देखा। इस पर एक क्वेश्चन मेरिट डिमेरिट से भी रिलेटेड आएगा कि गुरुकुल शिक्षा की क्या मेरिट थी, क्या डिमेरिट थी, आधुनिक शिक्षा का क्या मेरिट डिमेरिट है, और पारंपरिक शिक्षा जो हम लोग अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते उसकी क्या मेरिट डिमेरिट थी। इस पर एक क्वेश्चन बनेगा आपको। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग तीसरे लेक्चर के साथ, और उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे। और लाइव क्लास 5 तारीख से आपको मिलेगा, जिसमें कि हम लोग टू द पॉइंट जो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 9:30 से 10:30 या 11 तक डेली लाइव आएंगे ऐप पर। वो यूट्यूब पे लाइव नहीं, हम है यूट्यूब पे आपको अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।